हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। इस चैप्टर में हम लाइट की वेव नेचर की वजह से जो घटनाएं घटती हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आदि को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइट क्या होती है। लाइट एक एनर्जी है जो कि आंख की रेटिना को स्टिमुलेट करके हमें देखने की सेंसेशन देती है। लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जैसे कि लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। दूसरा क्या है, लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है। जैसे कि जब लाइट सन से अर्थ तक जाती है तो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है। लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब लाइट एक स्मूथ सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्रैक्शन हो सकता है। रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। लाइट का डिस्पर्सन हो सकता है। डिस्पर्सन का मतलब है जब सनलाइट किसी प्रिज्म से पास की जाती है तो ये 7 अलग अलग कलर में टूट जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं लाइट का डिस्पर्सन। लाइट का इंटरफेरेंस हो सकता है। इंटरफेरेंस का मतलब है इंटरफेरेंस का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करते हुए किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज करती है तो मीडियम के कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी बहुत अधिक घट जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। लाइट का डिफ्रैक्शन हो सकता है। डिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट किसी शार्प एज से टकराती है तो लाइट बेंड हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लाइट का पोलराइजेशन हो सकता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हम जानते हैं लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी दिशाओं में वाइब्रेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी दिशाओं में वाइब्रेट करती है। इस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। जब इस लाइट को हम स्पेशल टाइप के क्रिस्टल जैसे टूरमेलिन से पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर किसी एक डायरेक्शन में ही लिमिट हो जाते हैं और बाकी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रिमूव हो जाते हैं। ये जो लाइट प्राप्त होती है इसे हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट और इस घटना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। लाइट किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक मटेरियल जो होता है एटम से मिलकर बना होता है। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। जब लाइट किसी मटेरियल पे पड़ती है तो लाइट में प्रेजेंट जो फोटोन होते हैं वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पा करके ऑर्बिट्स को छोड़ देते हैं। वो इस तरह से हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन सभी घटनाओं को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे कि पहली थ्योरी दी न्यूटन ने जिसे हम बोलते हैं न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी या न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो इन्होंने बताया कि प्रत्येक लाइट सोर्स कंटिन्यूअसली असंख्य सूक्ष्म बहुत हल्के दिखाई न देने वाले पार्टिकल्स निकालता है जिन्हें हम कार्पेसल्स या कणिका कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये एक कैंडल है जो कि लाइट सोर्स की तरह काम कर रहा है और इस लाइट सोर्स से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये इन्होंने बताया है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीधी रेखा में ट्रेवल करते हैं और सभी डायरेक्शन में एक हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं और अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हैं। ये पार्टिकल सभी डायरेक्शन में सीधी रेखा में ट्रेवल करते हैं जैसे कि ये दिखा रखा है।
जब ये पार्टिकल्स हमारी आंख की रेटिना पर पड़ते हैं तो हमको वस्तुएं दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि ये दिखा रहे हैं हम, ये आंख की रेटिना है और इस आंख की रेटिना पर ये पार्टिकल्स पड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। फिर उन्होंने बताया कि अलग-अलग कलर के लिए पार्टिकल्स की साइज भी अलग-अलग होती है। जैसे हो सकता है रेड कलर के लिए पार्टिकल्स की साइज ये हो और ऑरेंज कलर के लिए पार्टिकल की साइज ये हो, येलो कलर के लिए पार्टिकल की साइज ये हो। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने लाइट से रिलेटेड एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक और फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन वेव के चलने की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो लाइट की स्पीड से मीडियम में आगे ट्रेवल करती है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था प्लांक्स। प्लांक ने बताया कि लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है, लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर के डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स या बंडल के फॉर्म में होता है। इन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि लाइट कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट नहीं होती है बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। इन पैकेट्स को हम फोटोन, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्वांटा का मतलब होता है पूरा पूरा, पूरा पूरा। कहने का मतलब है जब लाइट का ट्रांसमिशन होता है तो फोटोन पूरा का पूरा ट्रांसमिट होता है, ना कि हाफ हाफ ट्रांसमिट हो गया या 1/4 ट्रांसमिट हो गया। एक फोटोन की एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई बराबर होता है एच न्यू, जहां एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि हम जानते हैं न्यू बराबर होती है सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, जहां सी होती है लाइट की वेलोसिटी, सी होती है लाइट की वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट एक वेव है, तो वेव जो होती है, वेव को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं वेव फ्रंट। तो समझ लेते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या होता है? मान लीजिए कि ये एक पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स से सभी डायरेक्शन में लाइट वेव निकल रही है, जैसे कि दिखा रखा है। ये लाइट वेव इस लाइट की स्पीड से मीडियम में आगे बढ़ रही है। मान लीजिए ये लाइट वेव टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है और एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके मीडियम के इन पॉइंट तक पहुंच जाती है। इन पॉइंट को हम बोलते हैं लोकस। और खास बात होती है कि ये सभी लोकस पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि हम सेम टाइम की बात कर रहे हैं, सेम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। यदि इन सभी लोकस पॉइंटों को हम मिला दें तो हमको एक 3D स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम वेव फ्रंट कहते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये एक 3D स्ट्रक्चर है जो कि स्फेयर की फॉर्म में है, इसको ही हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो इस तरह से हम वेव फ्रंट को डिफाइन कर सकते हैं। A wave front is defined as the continuous locus of all the particles of medium
which are vibrating in the same phase। ये जो वेव फ्रंट होता है इसकी शेप पॉइंट लाइट सोर्स पर डिपेंड करती है। अलग अलग लाइट सोर्स के लिए इसकी शेप भी अलग अलग होती है। जैसे अगर लाइट सोर्स हमारा पॉइंट फॉर्म में हो तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनता है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। यदि लाइट सोर्स हमारा लीनियर हो तो वेव फ्रंट हमारा सिलेंड्रिकल होता है। और यदि लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तब यही वेव फ्रंट जो कि सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल है ऑब्जर्वर को प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में नजर आते हैं। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो वेव फ्रंट होते हैं चाहे वो स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो वो प्लेन वेव फ्रंट के रूप में नजर आते हैं। जैसे कि जब लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है तो डिस्टेंस बहुत अधिक होने के कारण जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में नजर आते हैं। अब इन वेव फ्रंट से रिलेटेड हाइजन नामक साइंटिस्ट ने कुछ बातें कही जिसे हम बोलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल्स। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? इन्होंने वेव फ्रंट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए। इन्होंने बताया कि जैसे कि फिगर है, इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो लाइट सोर्स होता है उससे वेव फ्रंट निकलते हैं। वेव फ्रंट पर स्थित प्रत्येक पॉइंट वेव फ्रंट पर प्रेजेंट प्रत्येक पॉइंट एक नए लाइट सोर्स की तरह काम करता है। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। इन हम पॉइंटों को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ये वेवलेट अब नए वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे जो कि मीडियम में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात इन्होंने बताई, दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया, जो ये जो सेकेंडरी वेवलेट से हमारे इनको हम टेंजेंशियली टच करते हुए अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए तो हमको वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन पता चल जाती है। इस तरह से हमको एक न्यू लोकेशन पता चल गई वेव फ्रंट की। इस नए वेव फ्रंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इस तरह से हम अगर हमें एक वेव फ्रंट पता हो तो हम कुछ समय पश्चात इसकी न्यू पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल से। इसके बाद हम जानेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? समटाइम्स लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल कॉल्ड अ फोटोन which explains how light travel in straight line। तो कभी तो लाइट पार्टिकल की तरह शो करती है जिसके बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। और कभी इट बिहेव्स लाइक अ वेव जिसकी सहायता से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट किस तरह से बेंड होती है। तो लाइट कभी तो पार्टिकल नेचर और कभी वेव नेचर शो करती है। इसे ही हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद हम देखेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। तो जब कोई लाइट किसी सरफेस की ओर आती है उस लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे सरफेस से टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के जिस पॉइंट पर होती है उस पॉइंट से यदि हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचें तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो नियम हैं, दो लॉ हैं। कौन कौन से वो लॉ हैं? इंसिडेंट रे, लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल के एक ही पॉइंट पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम एक और घटना पढ़ लेते हैं जिसे हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम दो केस ले लेते हैं। केस नंबर 1, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो इस केस में क्या होता है उसको समझेंगे। तो ये देख फिगर में ये एक बाउंड्री है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2। यहाँ मीडियम नंबर 1 रेयरर मीडियम है, जैसे कि मान लीजिए एयर है, और मीडियम नंबर 2 डेंसर मीडियम है, जैसे कि मान लीजिए वाटर है। जो रे मीडियम 1 से इस बाउंड्री पर आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे सेकंड मीडियम में एंटर कर जाती है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे बाउंड्री के जिस पॉइंट पर मिलती है, यदि हम उस पॉइंट से बाउंड्री के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचें तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो यही लाइट रे क्या होता है, ये नॉर्मल की ओर आ जाती है। इस केस में हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। दूसरा केस है केस नंबर 2। केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में केस नंबर 2 क्या है? जब लाइट रे डेंसर मीडियम से जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करती है, रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये रे है जो कि ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। इस केस में क्या होता है, जो लाइट रे होती है वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हट रही है यहाँ पे, और इस केस में हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड दो नियम है, इसमें से पहला नियम क्या है, पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही तल के एक ही पॉइंट से जाते हैं। दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट एंगल की साइन, यदि हम इंसिडेंट एंगल की साइन ले लें और रिफ्रैक्टेड एंगल की साइन ले लें और उनका रेशियो निकालें तो ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, जिसे हम स्नेल्स का लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं
यानी साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इसे हम कहते हैं। मान लीजिए लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 एंड 2 बराबर हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। अब मान लेते हैं कि लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिफ्रैक्शन होगा मीडियम फर्स्ट के द्वारा, और जब मीडियम फर्स्ट के द्वारा रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे 1। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा साइन, या इस केस में जो इंसिडेंस एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आर, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हो जाएगा आई, साइन आई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 एंड 2 इंटू 2 एंड 1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो ये वैल्यू आ जाती है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। हमारी लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है और मीडियम 2 द्वारा इसको रिफ्रैक्ट कर दिया जा रहा है। मान लीजिए मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी v1 है और मीडियम 2 में लाइट की वेलोसिटी v2 है। तब दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के सापेक्ष जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अपॉन दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला जो मीडियम है वो है एयर और दूसरा जो मीडियम है वो मान लीजिए वो है वाटर। तो हम इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ले सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर बराबर हो जाएगा एयर में लाइट की वेलोसिटी c और वाटर में लाइट की वेलोसिटी जैसे कि मान लें vw। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो और हम अगर हम बात करें मान लीजिए 3 मीडियम है यहाँ पे। पहला मीडियम है एयर, दूसरा है वाटर, तीसरा है ग्लास। ग्लास के बाद अगेन हम एयर की बात कर लेते हैं और ये एक लाइट रे है जो कि एयर से पहले वाटर में एंटर करेगी, फिर वाटर के बाद ग्लास में एंटर करेगी और ग्लास के बाद फिर अगेन ये एयर में एंटर करेगी। तो इस केस में हम देखेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, और फिर हम देखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, फिर हम देखेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में। यदि इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 1 आता है। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं पर इसका डेरिवेशन हमको नहीं करना है। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है लेंस। तो लेंस क्या है? लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो कि
लाइट रेज को या तो किसी पॉइंट पर फोकस कर देती है या लाइट रेज को फैला देती है। लेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, जबकि हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पर मिला देता है, जबकि कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को फैला देता है, यानी कि डाइवर्ज कर देता है। अब हम देखेंगे लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, जिसमें कि पहली डेफिनेशन हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर उपस्थित वह पॉइंट होता है जो कि लेंस के सेंटर से होकर जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट से होकर गुजरने वाली इमेजिनरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक होता है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं और इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती है हमारी फोकस लेंथ। फोकस लेंथ किसे कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकस लेंथ कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इस फिगर में और चीजें भी देख सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से उस वह पॉइंट जहां पर इमेज बन रही है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु के बीच की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी वस्तु होती है उसकी हाइट को हम o से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो इमेज बनता है उसकी हाइट को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, जिसमें से पहली डेफिनेशन आती है लेंस फॉर्मूला। एक पतले लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, जहां f होती है लेंस की फोकस दूरी, v होती है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी, u होती है ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु तक की दूरी। एक दूसरी डेफिनेशन आती है जिसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि इमेज वस्तु की तुलना में कितनी छोटी या बड़ी बन रही है। लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और m बराबर होता है v/u या I/o होता है, जहां v होता है ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस, u होता है ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु तक की डिस्टेंस, I होता है इमेज की हाइट, इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज, जबकि O होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक तीसरी डेफिनेशन आती है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी के रेसिप्रोकल को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं और इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है लेंस की फोकस दूरी का रेसिप्रोकल। यदि फोकस दूरी को हम मीटर में कैलकुलेट करें तो लेंस के पावर की यूनिट हो जाती है डायोप्टर। लेंस के पावर की यूनिट हो जाती है डायोप्टर। अब हम देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में जाकर के किसी पॉइंट पर सुपरइम्पोज करती हैं, तो होता क्या है, मीडियम के कुछ पॉइंट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। इस केस में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, जबकि कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी बहुत कम भी हो सकती है, जैसे कि इस केस में दिखाया गया है। ये दो लाइट वेव्स हैं, ये जब ये दोनों लाइट वेव्स सुपर इम्पोज कर रही हैं तो इंटेंसिटी 0 हो गई है। इस घटना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगेन
इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? जब दो लाइट वेव सेम फेज में सुपर इम्पोज करती हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ये दोनों की दोनों जो लाइट वेव्स हैं वो सेम फेज में इंटरफेयर कर रही हैं, मतलब कि इस वेव का क्रेस्ट इस वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है, जबकि ट्रो के साथ सुपर इम्पोज कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जबकि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रो के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है, और या पहली वेव का ट्रो दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है, यानी कि वेव अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज हो रही है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड घट जा रहा है और लाइट की इंटेंसिटी भी घट जा रही है। अब हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दो वेव के पाथ में कितना डिफरेंस होना चाहिए। दो वेव्स हैं जिनके पाथ में कितना डिफरेंस हो कि कंस्ट्रक्टिव पाथ इंटरफेरेंस हो, और कितना पाथ डिफरेंस हो जाए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। इस फिगर में दिखाया गया है इस फिगर में हम देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि लैम्डा क्या होती है। ये कोई वेव है जो कि अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। कोई वेव एक साइकिल कंप्लीट करने पर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे बोलते हैं वेवलेंथ, और लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी हाफ ये हो जाएगी हाफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 2। अब मैंने इस फिगर में दिखा रखा है, ये कोई वेव है जो कि मीडियम में आगे बढ़ रही है। जब ये वेव लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है तो इसकी न्यू पोजीशन इस तरह से आ जाती है। अब हम यदि देखें तो इस पहली वेव का फेज और दूसरी वेव का फेज सेम ही रहता है। तो हम देख सकते हैं जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है, जब दोनों वेव का पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो दोनों वेव सेम फेज में सुपर इम्पोज करती हैं। अब मान लीजिए पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, तब क्या होगा? जब दोनों वेव का बीच पाथ डिफरेंस है, पहली वेव ये, अब मान लीजिए दूसरी वेव ये है। अब दोनों वेव के बीच जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाता है तब भी हम देख सकते हैं कि दोनों वेव सेम फेज में ही सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो तब भी दोनों वेव्स सेम फेज में ही सुपर इम्पोज करती हैं। अब यदि पाथ डिफरेंस को हम 3 लैम्डा कर दें तब वे दोनों वेव सेम फेज में ही सुपर इम्पोज कर रही हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, या हम इन जनरल कह सकते हैं पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। ये केस था फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस। अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। यदि हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाता है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हुआ तो दोनों वेव्स अपोजिट फेज में आ गई, जैसे कि हम देख सकते हैं इस वेव का ट्रो पॉइंट और इस वेव का जो क्रेस्ट पॉइंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी दोनों वेव अपोजिट फेज में आ गई।
अब यदि हम 5 रेफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 कर दें तब भी हम देखते हैं कि फेज अपोजिट हो जाता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो यदि 5 रेफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 होता है तो दोनों वेव्स अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज करती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों लाइट वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए path difference should be lambda by 2 और lambda by 2 का odd integer multiple, यानी कि odd integer multiple होना चाहिए। odd यानी कि lambda by 2 या 3 lambda by 2 या 5 lambda by 2, यानी कि इसको हम इस तरह से ले सकते हैं 2n-1। तो पाथ डिफरेंस कितना हो चाहिए 2n-1 होना चाहिए। अब यदि यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से। यदि हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो पाथ डिफरेंस हमारा आ जाएगा लैम्डा बाई 2, और यदि हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा 3 लैम्डा बाई